ऑफ स्टूडेंट, कल हमने आप लोगों को निर्देशन की आवश्यकता के विषय में बताया। हमने यह बताया कि शिक्षा और निर्देशन का पारस्परिक संबंध होता है। समाज के निर्माण करने वाले सभी व्यक्तियों के यथेष्ट विकास के लिए शिक्षा के क्षेत्र में निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। जिस प्रकार से विज्ञान की निरंतर होने वाली प्रगति और तकनीकी विकास से सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे हैं, जीवन और संस्कृति, व्यवसाय और धर्म सभी के पुराने मानदंड बदल रहे हैं, जिनके कारण निर्देशन सेवाओं की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक अनुभव की जा रही है। कल हमने आप लोगों को निर्देशन की आवश्यकता में निर्देशन के दो आधारभूत तत्वों के विषय में बताएं कि इसके दो आधारभूत तत्व होते हैं। पहला समाजशास्त्रीय आधार, जो कल विस्तृत ढंग से हमने आपको समझाया था। दूसरा मनोवैज्ञानिक आधार, जिसे आज हम आपको समझाने जा रहे हैं। निर्देशन का मनोवैज्ञानिक आधार, ध्यान दीजिएगा, निर्देशन का मनोवैज्ञानिक आधार किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसकी आनुवंशिकता एवं परिवेशगत सीमाओं में विकसित होता है। अब यहां पे परिवेशगत सीमाएं हैं बच्चा। परिवेश यानी कि वातावरण, और आप सभी को ये पता है कि परिवेश में नित्य परिवर्तन होता है और यह परिवर्तन व्यक्ति के विकास की दिशा में परिवर्तन लाता है। परिवेश में परिवर्तन यानी जब वातावरण में परिवर्तन होता है तो यह व्यक्ति के विकास में भी परिवर्तन लाता है। व्यक्ति के अपेक्षित विकास के लिए उसकी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कैसे परिवेश की आवश्यकता होनी चाहिए, निर्देशन सेवाओं के द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से निर्देशन की आवश्यकताओं को हम कई भागों में बांटते हैं। सबसे पहला आता है व्यक्तिगत भिन्नताओं का महत्व। सबसे पहले क्या आता है? व्यक्तिगत भिन्नताओं का महत्व। आप सभी को यह पता है बेटा, व्यक्तिगत भिन्नता क्या है? यानी कि कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतः समान नहीं होते हैं। दो व्यक्ति पूर्ण रूप से कभी भी समान नहीं होते हैं। उनके शारीरिक गठन एवं शारीरिक विकास में भी अंतर होता है, यहां तक कि उनकी रुचियों, बुद्धि, दृष्टिकोण एवं मानसिक विकास में भी अंतर पाया जाता है। आप सभी ये जानते हैं कि एक ही परिवार में कई सदस्य होते हैं, सबकी रुचियां, बुद्धि, दृष्टिकोण सभी में अंतर पाया जाता है। जब उनकी रुचियों, बुद्धि और दृष्टिकोण एवं मानसिक विकास में अंतर पाया जाता है तो निश्चित तौर पे अभिव्यक्ति एवं सामाजिक समायोजन की प्रक्रिया भी सभी में एक जैसी नहीं पाई जाती है। व्यक्ति विशेष की, यहां पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, स्वभाव एवं क्षमताओं के अनुरूप शैक्षिक एवं व्यवसायिक क्षेत्रों में शैक्षिक एवं व्यवसायिक क्षेत्रों में उचित समायोजन के लिए उन्हें निर्देशन की आवश्यकता होती है और निर्देशन के माध्यम से
के माध्यम से उन्हें उस परिवेश में समायोजन प्रदान करने की कोशिश की जाती है और उचित समायोजन के लिए निर्देशन की आवश्यक है। उचित समायोजन के लिए निर्देशन आवश्यक है। अब आता है बच्चों, एक ही व्यक्ति की विभिन्न विषयों एवं क्षेत्रों में प्रगति संबंधी भिन्नता। यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, एक ही व्यक्ति की विभिन्न विषयों एवं क्षेत्रों में प्रगति संबंधी भिन्नता। यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि निर्देशन सेवाओं के द्वारा जो मूल्यांकन एवं परीक्षणों से जो आकलन निकला, जो निर्णय निकला, उसके आधार पे हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एक ही व्यक्ति की विभिन्न विषयों, एक ही व्यक्ति में विभिन्न विषयों के प्रति उतनी रुचि नहीं होती है। विभिन्न विषयों एवं क्षेत्रों में प्रगति संबंधी भिन्नता पाई जाती है। ऐसा क्यों होता है कि एक ही बालक है, उसके में अपने ही विषयों के प्रति तो भिन्नता पाई जाती है। तो विषय तो बच्चे कई हैं। आर्ट्स ग्रुप के विषय अलग हैं, साइंस ग्रुप के विषय अलग हैं, और इन विषयों में जरूरी नहीं है कि सभी बच्चों में वह योग्यता हो। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाना चाह रहे हैं कि एक ही व्यक्ति में विभिन्न विषयों और क्षेत्रों के संबंध में क्यों भिन्नता आ रही है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा बच्चा, जैसे आप की रुचि गृह विज्ञान में है, आप गृह विज्ञान के क्षेत्र, गृह विज्ञान विषय को महत्व देते हैं। गृह विज्ञान में आपका अंक बहुत ज्यादा आता है, वहीं पे आपका गणित और भौतिकी विज्ञान में अंक कम आता है, अर्थात आपकी रुचि गृह विज्ञान में अधिक है, गणित और भौतिकी में कम है, परिणाम कम आते हैं। यह अंतर यह सिद्ध करता है कि एक ही व्यक्ति की विभिन्न विषयों एवं क्षेत्रों में विकास से संबंधित भिन्नता आती है। आपके अंदर यह योग्यता है कि आप गृह विज्ञान में आपके अंक बहुत अच्छे आ रहे हैं, उसमें सफलता प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन गणित और भौतिकी में नहीं प्राप्त कर रहे हैं। वहीं पे दूसरा विद्यार्थी जो है वह गणित में बहुत अच्छा अंक ले आता है, लेकिन भाषा और इतिहास में उसे उतनी सफलता नहीं प्राप्त कर पाता है। भाषा और इतिहास में उसकी रुचि नहीं है, उसकी गणित में रुचि है। इस प्रकार की भिन्नता को ध्यान में रखकर ही बच्चों निर्देशन व उनके शैक्षिक एवं व्यवसायिक चयन में
निर्देशन प्रक्रिया सहायता प्रदान करता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर सभी बच्चों में सभी विषयों के प्रति जरूरी नहीं है कि एक विषय उसका बहुत अच्छा है तो दूसरा विषय भी उसका बहुत अच्छा हो और उसमें वह रुचि ले। यहाँ पे भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। समझ में आ गया? अब आता है तीसरा, व्यक्ति को संतोष प्रदान करने के लिए, व्यक्ति को संतोष प्रदान करने के लिए समाज में समुचित समायोजन की आवश्यकता। निर्देशन के अभाव में शिक्षा की व्यवस्था इतनी संगठित नहीं हो पाती है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी रुचि और योग्यता के अनुरूप, प्रत्येक व्यक्ति अपनी रुचि और योग्यता के अनुरूप व्यवसायिक चुनाव करने में सफल हो सके। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि विद्यालय में निर्देशन के अभाव में, जब निर्देशन की प्रक्रिया का अभाव होता है तब व्यक्ति अपनी रुचि और योग्यता के अनुरूप व्यावसायिक चुनाव करने में सफल के अनुरूप व्यावसायिक चुनाव करने में सफल हो सके। इसके लिए विद्यालय में प्रारंभ से ही निर्देशन सेवाओं के कार्यकर्ताओं की, निर्देशन सेवाओं के कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जानी चाहिए। अध्यापक के साथ साथ एक निर्देशन या परामर्श कार्यकर्ता की नियुक्ति होना अनिवार्य हो जाता है, जो निरंतर, जिसका यह प्रयास होता है, हमेशा उसका यह प्रयास होता है सेवाओं के कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जानी चाहिए, जो निरंतर यानी हमेशा विभिन्न तकनीकों से विद्यार्थियों की प्रगति का मूल्यांकन करें एवं समय समय पर उन्हें उचित निर्देशन प्राप्त करे, जिसके माध्यम से उन्हें यह पता चले कि उनका कौन सा विषय या उनकी किस विषय में योग्यता है और अपनी योग्यता एवं रुचि के अनुसार वह व्यवसाय कर सके और उसमें सफलता प्राप्त कर सके। जब उन्हें अपने व्यवसाय, कार्य एवं शैक्षिक प्रक्रियाओं की रुचि का ज्ञान होगा, तब उन्हें उसके अनुसार अपना मार्ग प्रशस्त करने की दिशा प्राप्त होगी, जिसके माध्यम से वह समाज में समुचित समायोजन करने में सफल हो जा पाएंगे। नेक्स्ट आता है बच्चों चौथा, व्यक्ति की भावात्मक समस्याएं। भावात्मक, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, भावात्मक, यहाँ पे इमोशंस की बात की गई है कि समाज में व्यक्ति का भावात्मक समायोजन समुचित रूप से हो सके, इसके लिए निर्देशन सहायता प्रदान करता है। अधिकांश बच्चे, आपने देखा होगा बच्चों कि अधिकांश बच्चे पारिवारिक वातावरण में
भावनात्मक समायोजन नहीं कर पाते हैं और उन्हें परिवार में समायोजन करने की समस्या या कठिनाई का वह अनुभव करते हैं। व्यक्ति के व्यवहार के समुचित भावात्मक व्यक्ति के व्यवहार में समुचित व्यवहारात्मक स्थिरता लाने में भावात्मक स्थिरता लाने में परामर्शदाता उसे सहयोग दे सकता है, उसे यह ज्ञान करा सकता है कि पारिवारिक वातावरण आपके अनुकूल है, परिवार के लोग आपको समझते हैं, वह दृष्टिकोण उनके अंदर जागृत करते हैं जिसके माध्यम से उनकी समस्याओं का भावात्मक रूप से जो समस्याएं उत्पन्न हुई है उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है निर्देशन एवं परामर्श के माध्यम से। 5वां पॉइंट आता है बच्चों, व्यक्ति के उचित विकास की आवश्यकता। अभी तक हमने 4 पॉइंट पढ़ा। इन चारों पॉइंट में हमने सबसे पहले व्यक्ति को समझा, फिर व्यक्ति के विषय क्षेत्रों एवं प्रगति की संबंधी भिन्नता को समझा। इसके पश्चात व्यक्ति को संतोष प्रदान करने के लिए समाज में समुचित समायोजन की आवश्यकता होनी चाहिए, इसके विषय में जाना। इसके बाद व्यक्ति की भावात्मक समस्याओं को दूर करने के प्रयास के विषय में समझा। अंत में आता है व्यक्ति के उचित विकास की आवश्यकता। व्यक्ति का उचित विकास व्यक्तित्व के ऊपर निर्भर होता है और व्यक्तित्व की परिभाषा बच्चों बहुत बड़ी और व्यापक रूप में होती है। इसे हम शब्द की परिभाषा बड़ी व्यापक है बच्चों, इसे हम शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्तित्व के लिए हम सबसे पहले व्यक्ति का शरीर और मन, स्वभाव और अर्जित व्यवहार इत्यादि सभी कुछ व्यक्ति के संपूर्ण निजी अस्तित्व के साथ व्यक्तित्व में समाहित है। यह कहने का तात्पर्य है कि व्यक्तित्व में व्यक्ति का केवल हम शरीर नहीं देखते हैं, शरीर के साथ उसका मन, स्वभाव और जन्मजात जो गुण हैं उनके साथ जैसे जैसे बालक का या व्यक्ति का विकास होता जाता है, जिस तरीके से उसके शारीरिक विकास होता है उसी प्रकार से उसका मानसिक विकास भी होता है और समाज, परिवार, विद्यालय के द्वारा वह कुछ व्यवहारों को अर्जित करता है। वह व्यवहार सकारात्मक रूप से है या नकारात्मक रूप से है। सकारात्मक व्यवहार है तो व्यक्तित्व का विकास सही दिशा में जा रहा है। अर्जित व्यवहार में सकारात्मक और नकारात्मक व्यवहार के साथ साथ उसका सामाजिक व्यवहार, भाषाई ज्ञान, विषय का ज्ञान, चरित्र, नैतिक सभी पक्षों पर हम ध्यान देते हैं। संपूर्ण निजी अस्तित्व का अर्थ यहाँ पे है संपूर्ण पक्षों पर, उस व्यक्ति के व्यक्तिगत संपूर्ण पक्षों पर हम ध्यान देते हैं और उसी के माध्यम से हम व्यक्तित्व को व्यक्त करते हैं। तो उचित व्यक्तित्व का विकास, उचित व्यक्तित्व का विकास समुचित शिक्षा एवं परिवेश द्वारा हो सकता है। उचित व्यक्तित्व का विकास, यहां पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, उचित व्यक्तित्व का विकास, समुचित शिक्षा, जब संपूर्ण रूप से उसे शिक्षा प्राप्त हो और वह शिक्षा एक स्वस्थ वातावरण में हो। स्वस्थ वातावरण में होने के साथ साथ
उन बच्चों की सभी क्रियाएं सही दिशा में हो। शैक्षिक क्रिया, समायोजन की क्रिया, पठन पाठन की क्रिया, व्यवहार की क्रिया, यह सब शिक्षा के साथ साथ परिवेश, वातावरण पे भी निर्भर करता है कि वातावरण कैसा है व्यक्तित्व के विकास के लिए। जब समुचित वातावरण यानी उन्हें वातावरण भी अच्छा प्राप्त होना चाहिए, उनका पारिवारिक वातावरण, विद्यालय का वातावरण, सामाजिक वातावरण, बाह्य वातावरण, सभी कुछ सही दिशा में हो, तब हम व्यक्तित्व का विकास, इस प्रकार से हम उचित निर्देशन एवं परामर्श के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का समुचित विकास कर सकते हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व के साथ ही साथ व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में आनुवांशिकता का योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसकी भूमिका को कम नहीं समझा जा सकता है, किंतु आनुवंशिकता से प्राप्त गुणों को प्रकाश में लाने एवं समाज के बीच व्यक्ति के प्रभावशाली व्यवहार को विकसित करने में निर्देशन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे बच्चों हम आपको दूसरा टॉपिक समझाने से पहले ये बताना चाह रहे हैं कि यह टॉपिक यहीं पे समाप्त हो रहा है। अब हम दूसरा टॉपिक आज ही से स्टार्ट कर रहे हैं। तो दूसरा टॉपिक है कि शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर निर्देशन। हम डिफरेंट स्टेज ऑफ एजुकेशन, गाइडेंस एट द डिफरेंट स्टेज ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर हम निर्देशन कैसे प्रदान कर सकते हैं जिससे कि बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। और सर्वांगीण विकास होगा तभी बालक एक स्वस्थ नागरिक के रूप में तैयार होगा, या यूं कह लीजिए कि देश के निर्माण के लिए या राष्ट्र के निर्माण के लिए एक स्वस्थ नागरिक हम शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर निर्देशन का प्रयोग करके बालक को एक स्वस्थ नागरिक के रूप में तैयार करते हैं, बनाते हैं। और यह कार्य सिर्फ और सिर्फ निर्देशन के माध्यम से ही संभव है। अब शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर निर्देशन, तो शिक्षा के विभिन्न स्तर, हम जब शिक्षा के विभिन्न स्तरों की बात करते हैं बच्चे, तो हम तीनों स्तर को लेते हैं। इसमें 3 प्रकार के स्तर होते हैं। सबसे पहला स्तर आता है बच्चों प्राथमिक स्तर पर निर्देशन, यानी गाइडेंस एट प्राइमरी लेवल। प्राथमिक से यहां तात्पर्य क्या है? प्राथमिक कक्षाओं से। आप सभी को ये पता है कि बच्चे एक कच्ची मिट्टी के घड़े के समान होते हैं। उनका निर्माण करने का कार्य सबसे पहले माता पिता का होता है। माता पिता प्रथम गुरु और प्रथम पाठशाला घर होता है। लेकिन जैसे ही बच्चा बाल्यावस्था में प्रवेश करता है तो उसे शिक्षा के लिए विद्यालयों में भेजा जाता है, तो प्राथमिक स्तर कहलाता है। अब प्राथमिक कक्षाओं में
सबसे बड़ी भूमिका किसकी होनी चाहिए? प्राथमिक स्तर पर निर्देशन में प्राथमिक कक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कक्षा अध्यापक के साथ साथ परामर्शदाता की भूमिका भी। कक्षा अध्यापक, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कक्षा अध्यापक की होती है। क्यों? क्योंकि कक्षा अध्यापक अध्यापन के साथ साथ परामर्शदाता की भूमिका भी अदा करता है। वह कक्षा अध्यापक के साथ साथ परामर्शदाता की भूमिका भी अदा करता है। क्योंकि जब बच्चा कक्षा में जाता है, विद्यालय जाता है और कक्षा में जब वो जाता है, तब इन कक्षाओं के शिक्षक अपने विद्यार्थियों को, इन कक्षाओं के शिक्षक अपने विद्यार्थियों को समझने में, उनके साथ व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करने में अपेक्षाकृत अधिक सफल होते हैं। यहां पे ध्यान दीजिएगा कि कक्षाओं में शिक्षक अपने विद्यार्थियों को सफल समझने में, विद्यार्थी जितना अपने शिक्षक से जुड़ जाता है, क्यों? क्योंकि उनके साथ व्यक्तिगत संपर्क कक्षा अध्यापक ही स्थापित करता है। और व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करने में जब वह सफल हो जाता है, तब वह अपनी भूमिका को निभाता है। भारत जैसे देश, जहां अध्यापक के अनुपात बहुत विषम है, अध्यापकों को इस प्रकार का संपर्क स्थापित करने में कठिनाई का भी अनुभव होगा कि प्रत्येक बच्चा से व्यक्तिगत संपर्क कैसे स्थापित किया जाए। क्यों? क्योंकि भारत जैसे देश को क्यों कहा गया? क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा जनसंख्या है और एक एक कक्षा में मिनिमम 40 और मैक्सिमम 70 से 75 विद्यार्थी होते हैं, या यूं कह लीजिए इससे भी ज्यादा सेक्शन वाइज बांट दिए जाते हैं। इन स्थितियों में अध्यापक व्यक्तिगत रूप से उनसे कैसे संपर्क स्थापित करे, इसके लिए उन्हें कठिनाई का अनुभव होता है। फिर भी अध्यापक को इस दिशा में यथासंभव प्रयत्नशील होना होगा। उनको प्रयत्न करना होगा कि किसी भी तरीके से वह इस दिशा में सफलता प्राप्त कर सके। साथ ही साथ अध्यापक की सहायता के लिए इन विद्यालयों से तात्पर्य है प्राथमिक विद्यालयों में निर्देशन एवं परामर्श के क्षेत्र में विशेष योग्यता प्राप्त कर्मचारियों की नियुक्ति भी होनी चाहिए, जो बच्चों की समस्याओं को समझें, उनसे बात करें और उनका समाधान प्रस्तुत करने की कोशिश करें। और इसके साथ ही साथ बच्चों की शारीरिक एवं संवेगात्मक कठिनाइयों को स्कूल के चिकित्सक एवं नर्स की सहायता से भी समझने का प्रयास करना चाहिए। यहीं पे ये कार्य सफल नहीं होता। यहां व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करने के लिए हमने आपको बताया कि यह बहुत कठिन कार्य है, इसे करना इतना आसान नहीं है भारत जैसे देश के लिए, लेकिन अध्यापकों को करना पड़ेगा। अध्यापक अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। इसके साथ ही साथ विद्यालय में निर्देशन एवं परामर्श कार्यकर्ता को भी रखना चाहिए, जो प्रशिक्षण युक्त हो,
जो अध्यापक का सहयोग कर सके। यह तो व्यक्तिगत संपर्क की बात हुई। इसके पश्चात प्राथमिक स्तर पर शिक्षक, निर्देशन, कार्यकर्ता, स्कूल, चिकित्सा सेवा के कर्मचारी एवं स्कूल समाज सेवक के कार्यों में तालमेल की नितांत आवश्यकता है। अब हम बच्चों को सहायता देने की बात कर रहे हैं, बच्चों को सलाह देने की बात कर रहे हैं, दिशा निर्देश की बात यहां हो रही है। तो जब दिशा निर्देश देना है तो लोगों के आपसी संबंध में व्यवहार कुशलता होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पे शिक्षक जो अध्यापन का कार्य करता है, अध्यापक, निर्देशन कार्यकर्ता जो निर्देशन प्रदान करता है, विद्यालय से यहां तात्पर्य है विद्यालय प्रबंधीय तंत्र के लोग, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन विभाग, प्रशासनिक विभाग के साथ साथ चिकित्सा सेवा के कर्मचारी प्रत्येक विद्यालयों में वर्तमान समय में एक चिकित्सा प्रदान करने के लिए मिनी हॉस्पिटल या चिकित्साई रूम की व्यवस्था होती है और उसमें चिकित्सा सेवा के कर्मचारी नियुक्त होते हैं। चिकित्सा सेवा के कर्मचारी एवं स्कूल के साथ साथ समाज सेवक के कार्य जो समाज में सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, सेवकों के कार्यों में तालमेल नितांत आवश्यक है और यह तालमेल तभी संभव हो पाएगा जब इनके व्यवहार में विनम्रता, शालीनता, धैर्यता, स्नेह एवं सहानुभूति होगा और साथ ही साथ एक दूसरे के सहयोग की भावना होगी। तभी ये एक दूसरे के कार्यों में तालमेल स्थापित कर सकते हैं और तालमेल जब स्थापित हो जाएगा तब वे अपना अपना सहयोग प्रदान करेंगे। अब आता है अपने अपने अध्ययन एवं परीक्षणों द्वारा ये सभी लोग बच्चों को आरंभिक शिक्षा के लिए आवश्यक कौशलों को भली प्रकार से सीखने, आधारभूत ज्ञान प्राप्त करने, विद्यालय के कार्य के प्रति उचित दृष्टिकोण विकसित करने एवं समाज की रीति रिवाजों के अनुसार अपने आप को ढालने में सहायता प्रदान कर सकते हैं। अब जब बच्चे को शिक्षा प्रदान की जा रही है उसमें सभी की भूमिका है। तो वे लोग अपने परीक्षणों द्वारा जब बच्चों की आरंभिक शिक्षा प्रदान की जाती है तो उन्हें विभिन्न प्रकार के कौशलों का ज्ञान कराया जाता है। लेखन कौशल, भाषा कौशल, कला का ज्ञान, व्यायाम का ज्ञान, व्यवहार का ज्ञान, यानी भली प्रकार से सीखने जो कुछ भी अधिगम से संबंधित है उसके आधारभूत ज्ञान प्राप्त करने में सहायता प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ बच्चों को विद्यालय के कार्यों के प्रति, विद्यालय के कार्यों से तात्पर्य है विद्यालय के पठन पाठन से संबंधित कार्यों, कक्षागत कार्यों,
शैक्षिक कार्यों के प्रति, विद्यालय के नियमों के प्रति, विद्यालय में अनुशासन की भावना, सहपाठियों से सहयोग की भावना, अध्यापक के साथ विनम्रता और अध्यापक की बातों को ध्यान से सुनने और समझने के लिए दिशा निर्देश देना, यानी उचित दृष्टिकोण विकसित करना, जिससे कि वो समझें कि यह उनके जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। बच्चे छोटे हैं, इसलिए उनको बहुत सारी कौशलों का ज्ञान धीरे धीरे कराना है। और जब उचित दृष्टिकोण विकसित करने में ये लोग सहयोग प्रदान करते हैं, इसके साथ साथ समाज के जो रीति रिवाज, संस्कृति है, उसके अनुसार अपने आप को ढालना, यानी सामाजिक समायोजन में सहायता प्रदान करना। इतना ही काफी नहीं है, सामाजिक समायोजन में सहायता प्रदान करना, समाज के रीति रिवाज के अनुसार अपने आप को ढालने में सहायता प्रदान कर सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों के शारीरिक विकास, बच्चों का शारीरिक विकास हो रहा है कि नहीं, इसके लिए उन्हें खेलकूद के लिए प्रेरित करना, व्यायाम के लिए प्रेरित करना। शारीरिक विकास, संवेगात्मक स्थिरता, संवेगों पर नियंत्रण करना। संवेगात्मक स्थिरता का क्या तात्पर्य है? उनको अपने संवेगों पर नियंत्रण करना एवं विद्यालय में समायोजन में भी सहायता पहुंचाना। यह सभी कार्य प्राथमिक स्तर पर अध्यापक, निर्देशन कार्यकर्ता, परामर्श कार्यकर्ता, समाज सेवा, सभी के सहयोग के द्वारा ही, और सभी के सहयोग के साथ साथ सभी में तालमेल होगा, तभी सहयोग प्राप्त होगी, के द्वारा ही संभव हो सकता है। यह प्रथम स्टेज था जिसमें बच्चों को पूर्णतः उस योग्य बनाया जाए जिससे कि उनका पूर्ण विकास हो सके, उनके व्यक्तित्व का पूर्णतः विकास हो सके। उसके लिए उचित दृष्टिकोण उनको प्रदान करना, सही गलत की दिशा का ज्ञान कराना, जिससे कि वह समायोजन में उनको कठिनाई का अनुभव न होने पाए। प्राथमिक स्तर पर निर्देशन के पश्चात माध्यमिक विद्यालयों में दूसरा स्तर आता है बच्चों, माध्यमिक विद्यालयों में निर्देशन। हमने प्राथमिक स्तर पर निर्देशन प्रदान कर दिया, अब माध्यमिक विद्यालयों में निर्देशन। माध्यमिक विद्यालयों में निर्देशन जो अपने आप में यह समझ में आ रहा है शब्द से, माध्यमिक विद्यालय में निर्देशन, तो ये प्राथमिक स्तर के निर्देशन से, सेवा के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक होगा। माध्यमिक विद्यालयों में निर्देशन सेवा का क्षेत्र प्राथमिक विद्यालयों की अपेक्षा कहीं अधिक व्यापक होता है। क्यों? क्योंकि माध्यमिक विद्यालयों में प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग अध्यापक नियुक्त होते हैं, विषयवार कक्षाओं में पढ़ाते हैं। इसलिए बच्चों से उनका अधिक संपर्क नहीं हो पाता है। प्राथमिक विद्यालय में एक ही अध्यापक सभी विषयों को पढ़ा देता है, लेकिन माध्यमिक विद्यालय में एक ही अध्यापक सभी विषयों को नहीं पढ़ाता है। विषयवार कक्षाओं में अध्यापक पढ़ाते हैं। इससे
उनका व्यक्तिगत संपर्क नहीं हो पाता है। इस कारण माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर निर्देशन सेवाओं में विशिष्टीकृत कर्मचारियों की सेवा की अधिक आवश्यकता पड़ती। जो प्रशिक्षित अधिकारी हैं उनकी सेवा की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती। विद्यालयों में निर्देशन, इसके विषय में हमने आपको थोड़ा सा बताया बच्चों। इसके कार्यों के विषय में अब हम आपको अगली कक्षा में बताएंगे। आज क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अब जब हम कल क्लास लेंगे तो इसके कार्यों के विषय में विस्तृत जानकारी आपको प्रदान करेंगे। थैंक यू।